क्या आपको लगता है, जो मैंने कहा आपको कि ऑपरेशन महाराष्ट्र जो है अभी बीजेपी के कार्ड पे है, तो सभी जो पॉसिबिलिटीज है उस पे हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहती है बीजेपी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसको कैसे मैदान में बनाए रखना चाहती है। बीजेपी के लिए तो सबसे उपयुक्त स्थिति यह होगी कि प्रकाश अंबेडकर कम से कम महाविकास अघाड़ी के साथ ना जाए और वो अकेले चुनाव मैदान में टिके रहे, ताकि 1 से 1.5 लाख से लेके 2 लाख वोट का जो है सो बंटवारा हो जाए, बिल्कुल वहां वो श्योर हो जाए। बीजेपी की यह रणनीति होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी रणनीति है, क्या आपको लग रहा है कि शिवसेना के टूट के बाद और एनसीपी के टूट के बाद शरद पवार के गुट के साथ और उद्धव के गुट के साथ, जो अब 4 महीने पहले की बात नहीं है, अब की स्थिति क्या है? क्या लोगों का सेंटिमेंट आज भी एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव के साथ बरकरार है? क्या बीजेपी इसका वाटर टेस्ट कर रही है? और अगर बरकरार है तो फिर शरद पवार और उद्धव को क्या करने वाली है बीजेपी, इस पर जरा प्रकाश डालिए। क्या कि उद्धव पर भी मेरे ख्याल से तलवार लटकी हुई है। आपको मालूम है उनके बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ा केस है और वो हो सकता है कि बीजेपी इसका कुछ उनसे करे कुछ। देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। जब भाजपा और शिवसेना की युति थी 2014 से 2019 तक, उस वक्त ये भी, यानी सत्ता में होने के बावजूद भी उन्होंने बीएमसी का इलेक्शन, जो महानगर पालिका के जो इलेक्शन हुए, वो अलग अलग लड़े थे। उसका कारण था, वो अलग अलग इसलिए लड़े थे कि दोनों को भी मनीषा थी कि महाराष्ट्र के अंदर दोनों ही पार्टियां रही, जो बड़ी पार्टियां, पहला और 1-2 नंबर पे, एक भाजपा और शिवसेना, कोई भी 1 नंबर पे वो, 2 नंबर पे वो। देवेंद्र फडणवीस जी और उद्धव ठाकरे इस बात के ऊपर एक थे कि महाराष्ट्र में 2 ही लोग लड़ेंगे, 2 ही पक्ष रहेंगे और दोनों हिंदुत्ववादी पक्ष होंगे, भाजपा और या शिवसेना। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी खत्म होने के लिए पूरी कोशिश करी। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। गलती शिवसेना से हुई, उद्धव ठाकरे जी से हुई कि वो, उनके लिए तो सही था कि उन्होंने भाजपा के साथ वो अलायंस तोड़ना, ये उनके लिए जरूरी था, नहीं तो भाजपा उनको खा जाती थी, ये उनको बराबर था। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ वो जाने के कारण वो पीछे चले गए। वो अगर नहीं जाते ना, तो आज महाराष्ट्र के अंदर भाजपा को टक्कर देने वाली पार्टी अगर कोई होती, अगर वो इनको युति उनके कांग्रेस के साथ नहीं जाते, तो वो शिवसेना ही होती महाराष्ट्र के अंदर। यही उनकी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन उनके जो थिंक टैंक है, जो भी उनके साथ उनको सलाह देने वाले हो गए, उन्होंने गलत सलाह दी और वो उसमें फंस गए। आज की मैं स्थिति बताता हूं। आज की हालत ऐसी है महाराष्ट्र के अंदर, देखिए, लोग कितना भी बोले कि शरद पवार जी का वजूद है, उनका वजन है और वो उसके वो वोट में कन्वर्शन उसका होगा, वो फिर एक बार वो मैदान में जाएंगे, फिर वो बारिश में भीगेंगे और फिर ये लोग उनको चुनाएंगे, सहानुभूति की लाट आ जाएगी और उनको चुनाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी चीज एक बार की जाती है, उसके बाद उसको रिपीट करोगे तो आप लोग उससे बोर हो जाते हो उन चीजों के ऊपर। धरातल के ऊपर जो स्थिति है, वो आप इस बात को समझिए। इसमें तो कोई जी शक नहीं लग रहा है। मुझे भी लग रहा है कि शरद पवार की वो साख अब नहीं बची है। जी, बिल्कुल। और आज देखिए, भाजपा, मैं छोटी सी चीज आपको मैं बोल रहा हूं, उद्धव ठाकरे का क्या पोजीशन है? क्या मैं आपको बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे के पास सहानुभूति आज भी है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो 6 महीने पहले उनके पास जो उनके पास सहानुभूति थी, वो आज नहीं है। उसका कार्ड भाजपा के पास मैं बताता हूं। उसका कार्ड ऐसा है कि पर्टिकुलर में उनका मुंबई सेक्शन जो है, उनको ठाणे, कल्याण और ये जो इलाके हैं, या पालघर से लेके वो इलाके में अभी आपको कहीं नहीं देखेंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कोर जो मुंबई का जो इलाका है, उसके अंदर अपना वजूद रखते हैं। उसमें 2 फैक्टर काम करते हैं। एक दलित फैक्टर काम करता है उसके अंदर, और दूसरा हिंदी बेल्ट काम करता है। जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं, वो फैक्टर काम करता है। और तीसरा मनसे फैक्टर काम करता है। अब आप देखिए, ये सीधा वो उद्धव ठाकरे ये मान के चल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी वो उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, उनका आकलन सही है, वो धरातल के ऊपर भी ये सही है। लेकिन आज क्या होने वाला मैं आपको बताता हूं। अगर कुछ सीटें अगर एकनाथ शिंदे जी को छूटती है मुंबई के अंदर, जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ने वाले शिवसेना के विरुद्ध अगर लड़ेंगे, तो उसमें कैंडिडेट मनसे का हो सकता है। आप इस बात को देखिए।
तो वो क्या होगा कि मनसे के जो राज ठाकरे हैं वो ठाकरे घराने से आते हैं, इसकी सिंपैथी जो उद्धव ठाकरे के लोग हैं वो उनके तरफ जाती है। भाजपा के पास वो उनका काट है। मनसे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से ये इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में होने वाला है। और यह फैक्टर जो है ये उद्धव ठाकरे जी को मालूम है, राज ठाकरे अगर मैदान में आ गए तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी करने वाली है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में बता देता हूं आपके ऊपर। 2019 में जो मराठी तबका जो था, मराठी वोटर्स और हिंदी वोटर्स, जो बिहार और इधर से जो आने वाला यूपी की तरफ से आने वाला जो वोटर है, वो हिंदी और उसमें गुजराती अगर जोड़ लेते हैं उसके अंदर, तो वो करीबन बराबर में आ गया। जो 45-55 था, यानी 55 मराठी वोटर था और 45% जो हिंदी वोटर था, वो करीबन अभी 50-51% हो गया है। और वो कभी नहीं चाहेगा कि ये आगे निकलेगी, उद्धव ठाकरे आगे निकले, क्योंकि अभी राम जन्मभूमि का भी, राम मंदिर का भी विषय हो गया, तो वो पूरे तरह से छा गए हैं। और ये इसका रिजल्ट परिणाम जो है ना 2019 के बीएमसी के इलेक्शन में आ चुका है। बीएमसी के इलेक्शन में 82 और 83 82 सीट्स भाजपा को मिली थी और 83 सीट्स शिवसेना को मिली थी। तो यही कॉम्बिनेशन उनको हराएगा। और ये जो दिक्कत है ये उद्धव ठाकरे जी को मालूम है। आज ऐसी स्थिति है, इसलिए तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस और ये प्रकाश अंबेडकर जी को क्यों साथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी मुंबई की भी अगर हम बात करेंगे तो 70,000 75,000 वोट पिछले 2019 के इलेक्शन में प्रकाश अंबेडकर जी ने लिए हैं। वो पूरा का पूरा वोट उनको चाहिए, तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, वो फाइट में ला सकते हैं सीट, नहीं तो बहुत मुश्किल जाने वाली है। क्योंकि शिंदे, मनसे और भाजपा ये एक आने वाले हैं लोकसभा के और महाराष्ट्र के इलेक्शन में। डायरेक्ट ना आए, शायद हो सकता है कि शिंदे गुट और मनसे कॉम्बिनेशन बन जाए, इंटरनल कॉम्बिनेशन बन जाए। भाजपा उसमें सम्मिलित नहीं हुई क्योंकि उनको यूपी का वोटर भी चाहिए, हिंदी बेल्ट का उनको वोटर भी चाहिए, उनको साथ में नहीं ले लेंगे। लेकिन इनको दिक्कत नहीं है एक नाथ शिंदे जी को मनसे के साथ में। और उनकी जो मीटिंगें चल रही है, हर 8 दिन बाद राज ठाकरे एक नाथ शिंदे जी के वर्षा बंगला पर जाते हैं मिलने के लिए, शायद वो आज भी जाने वाले। अजीत पवार कुछ इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे इसमें? अजीत पवार कुछ इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे अगर ये मनसे और शिंदे का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता है, और भाजपा का भी? वो मुस्लिम वोटर में थोड़ा सा इंपैक्ट करेगा। मैं जो आपको बताऊं, अमीन पटेल और असलम शेख जो है ना वो राष्ट्रवादी में जाएंगे, अजीत गुट में जाएंगे वो लोग। और ये फर्क पड़ेगा। अब ये जो अमीन पटेल जी की मैं बात कर रहा हूं ना, ये अमीन पटेल जो आपने जो मिलिंद देवरा जी की जो बात करी है ना, वो मिलिंद देवरा जी के साउथ मुंबई से आते हैं, वहां से चुन कर आते हैं वो। और ये जो तबका है ना वो एलाइट क्लास वाला है, वहां से सब उद्योगपति रहते हैं, उनमें उनका प्रभाव है और वो नाराज चल रहे हैं। तो ये जो बिजनेस माइंड के जो लोग हैं, जो मलबार हिल और ये सब नेपियन से रोड में जो रहते हैं वो लोग, वो जो कन्वर्जन होता है, देखिए ये यहाँ के जो उद्योगपति है उसमें मुस्लिम उद्योगपति भी बहुत लोग हैं, तो वो कन्वर्ट करते हैं इन चीजों को। अपने मुस्लिम वोट बैंक को वो बोलेंगे कि आपको कन्वर्ट करना है इन चीजों को, इनको शिवसेना को हराने के लिए, यानी उद्धव गुट को हराने के लिए। और ये बड़ा खेल होगा इसके अंदर। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बराबर उन्होंने पकड़ के लिए। और अजित पवार गुट जो है, अजित पवार गुट ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में रिफ्लेक्ट करेगा और उसका रिजल्ट भी देगा। इसका मतलब है कि अखिलेश जी, इसका मतलब है कि बीजेपी का जो महाराष्ट्र का पुराना जो ऑपरेशन था कि शरद पवार को भी तोड़ो और उद्धव ठाकरे को भी तोड़ो, दोनों पार्टी को तोड़ दीजिए, और उस तोड़ने के बाद उसमें कामयाबी मिली है। और अभी जो था कि सेंटिमेंटल चीजें शायद शरद पवार जी के फेवर में रहेंगी या उद्धव ठाकरे के फेवर में रहेंगी, वो अब धीरे धीरे डाई डाउन कर गया है या सेटल कर गया है। और उसको अजित पवार भी और शिंदे भी अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है वो आप जानते हैं। इसका मतलब है कि अभी 1-2 मास्टर स्ट्रोक आना बाकी है महाराष्ट्र में। अखिलेश जी, नहीं, ये जो है मैंने बड़ा अच्छा विश्लेषण इन्होंने किया, ये सुल्तान जी ने, ये काफी जानकारी इसमें थी। लेकिन एक चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है कि पिछले 2019 के चुनाव में जो 20 या 21 कितनी सीटें थी कांग्रेस को, बीजेपी को, जो भी सीटें थी, 23 सीटें थी, तो 23 सीटें क्या बीजेपी इस बार लाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। मेरा ये कहना है कि एनसीपी को तोड़ने के बाद और ये शिवसेना को तोड़ने के बाद
और बीजेपी का जो अपना उनका धरा है, ये तीनों मिलाकर कितनी सीटें ये जीत पाएंगे, ये बड़ा माने 48 सीट में से कितना सीट जीत पाएंगे ये। तो अगर ये मान लीजिए कि सारी सीटों पर इनका दावा है, तब तो शरद पवार का, कांग्रेस का और उद्धव ठाकरे की कोई जरूरत ही महाराष्ट्र में नहीं है। तो क्या उसको मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में इनकी राजनीति ही खत्म हो गई? ऐसा तो नहीं मान सकते हैं ये। बीजेपी की पूरी मैं तो ऐसा मान रहा हूं अखिलेश जी, मैं ऐसा मान रहा हूं कि शरद पवार की राजनीति लगभग खत्म हो गई है और अब उनके जो वारिस हैं वो सुप्रिया जी, वो मुझे नहीं लगता है कि वो उस बात को आगे बढ़ा पाएंगे। अजित पवार के पास उम्र भी है, संगठन का अनुभव भी है, फिर उनका जो पुत्र है वो अग्रेसिव भी है। तो अजित पवार गुट जो है वो एनसीपी को शायद आगे बढ़ाने में कम से कम अगला 10 साल तक तो वो सुरक्षित हैं। तो अभी तत्काल अब 85 के हुए हैं शरद पवार जी, तो अब वो ऊर्जा नहीं रही है कि वो अपने इस चुनाव में वो कुछ दमखम दिखा सके, मुझे लगता नहीं है। और उनके जो वोटर हैं वो बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार हैं। उनको लगता है कि शरद जी के साथ जाने से हमको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, तो सत्ता के साथ वो चले जाएंगे। ये तो हमको दिख रहा है। क्या सूर्यकांत जी ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, विथ रिस्पेक्ट, शरद पवार जी का हर उनके अपने कार्यकर्ता में भी और हम पत्रकार में भी उनका रिस्पेक्ट है हर चीजों में। लेकिन देखो, कोई भी ये एक मूर्खतापूर्ण कौन करेगा साहब? अभी 85 की उम्र में वो किसको खड़ा करे? और देखो ये संगठन कैसे चलता है। संगठन सिर्फ आप बड़े होने से नहीं चलता। संगठन के लिए आपको पैसा भेजना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। आपके साथ आपकी जो छोटी-छोटी जो अड़चनें होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो छुड़ाने वाला आदमी कौन है? वो पवार साहब नहीं है ना साहब। वो पवार साहब नहीं है, बड़े पवार साहब नहीं है। वो अजित पवार के पास ही जाते हैं लोग, छोटी-छोटी चीजों के लेकर, और वो उसका सॉल्यूशन देते हैं। किसी को मुझे जिला स्तर के ऊपर मैं अगर पार्टी को गाड़ी चाहिए, वो कौन देते हैं? वो बड़े पवार साहब देते हैं, शरद पवार जी नहीं देते। वो अजित पवार करते हैं ये काम। और अब मुझे ये छोटे-छोटे स्तर के ऊपर ये हो जाता है तो लोग कार्यकर्ता उनसे ही जुड़ते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि शरद पवार जी को वो सुबह शाम नमस्कार करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, लेकिन उनके पक्ष को वोट नहीं देंगे वो लोग। बोला आपका आदर है, लेकिन आप माफ कर दीजिएगा, हम आपके कैंडिडेट को चुन के नहीं दे सकते। ये स्थिति होने वाली है और यही हालत उद्धव जी की भी होने वाली है। यही हालत होने वाली है उनकी। इस बात को समझते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी और सूर्यकांत भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में अभी बीजेपी का जो ऑपरेशन है वो आने वाला है और उसमें उनकी नजर ये है कि शिवसेना उद्धव और शरद जी को पार्टी कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रकार से अप्रासंगिक कर दिया जाए और बाय हुक एंड क्रोक, बाय एनी मीन्स वो इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। अगर ये दोनों अप्रासंगिक हो गए तो कांग्रेस को साधने के लिए प्रकाश अंबेडकर काफी है। तो देखते हैं महाराष्ट्र में क्या होता है। आज के लिए प्रहार में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।